नमस्कार। इस समय पूरी दुनिया ईरान युद्ध और उससे बढ़ते भू राजनीतिक तनाव की आग में झुलस रही है। पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर कई सारी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। इसी बीच दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा माने जाने वाले होर्मुज जल डमरू मध्य पर संकट गहराने लगा है। ग्लोबल एनर्जी कॉरिडोर कहलाने वाला ये समुद्री मार्ग बाधित होने से कच्चे तेल और गैस से भरे जहाज़ों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसका असर अब सिर्फ ऊर्जा बाजार तक ही सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार और आम लोगों की जेब तक पहुंचने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। भारत के नजरिए से यदि देखें तो ये संकट और भी गंभीर हो जाता है। दरअसल भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80 से 85% कच्चा तेल आयात करता है और इस आयात का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। लगभग 40% क्रूड ऑयल, 50% से ज़्यादा LNG गैस और 90% LPG इसी समुद्री रास्ते से आती है। ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह की रुकावट सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डालती है। अब इस संकट के कारण हुआ क्या? जहाज़ों का बीमा कई गुना महंगा हो चुका है और शिपिंग कंपनियों पर भारी सरचार्ज लगा रही है। कई जहाज अब अफ्रीका घूम कर आ रहे हैं। डिलीवरी में 10 से 14 दिन की देरी हो रही है, यानी हर सामान भारत तक पहुंचने में ज़्यादा समय और ज़्यादा पैसा लग रहा है। यानी ये सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, रसोई गैस, बिजली, खाद और उद्योग सबकी सप्लाई लाइन है और इसका असर अब धीरे धीरे दिख रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस संकट की जानकारी तो अमूमन प्रत्येक व्यक्ति को हो जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ईरान संकट के बाद भारत पर पड़ने वाले कई ऐसे प्रभावों का विश्लेषण करते हैं जिनके बारे में आम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था पर ऊर्जा संकट का असर सिर्फ पेट्रोल, डीजल की कीमतों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसने सीधे उद्योग और रोजगार पर चोट पहुंचाई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुजरात का मोरबी, जिसे भारत का सिरेमिक हब कहा जाता है। देश के टाइल्स और सिरेमिक उत्पादों का लगभग 70 से 80% उत्पादन मोरबी में होता है। यहाँ सैकड़ों गैस आधारित भट्टियाँ दिन रात चलती हैं, जिनके लिए सबसे ज़रूरी कच्चा ईंधन प्राकृतिक गैस है। लेकिन जैसे ही देश में गैस की आपूर्ति में कमी आई और कीमतें तेज़ी से बढ़ीं, तो इसका सीधा असर इस उद्योग पर पड़ा। सैकड़ों गैस आधारित सिरेमिक यूनिट इससे प्रभावित हो रही हैं। कुछ फैक्ट्रियों को उत्पादन रोकना पड़ा और कईयों की कार्यक्षमता कम कर दी गई। उत्पादन लागत अचानक इतनी बढ़ गई कि कई यूनिट्स को चलाना घाटे का सौदा बन गया। हजारों ट्रक, पैकेजिंग, परिवहन और कच्चे माल से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो गई। उद्योग से जुड़े लाखों मजदूर और कारीगरों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई और यहाँ काम करने वाले यूपी और बिहार इत्यादि के कई सारे लोग अपने गृह राज्यों को लौटने लगे। इसके साथ टाइल्स के निर्यात के ऑर्डर भी प्रभावित हुए, जिससे भारत की विदेशी कमाई पर खासा असर पड़ा। मिडिल ईस्ट में तनाव या जंग की खबर सुनते ही आमतौर पर लोगों को लगता है कि इसका असर सिर्फ पेट्रोल, डीजल और गैस ईंधन तक ही सीमित रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका असर भारत में दवाओं के बोतल बंद पानी, सॉफ्ट ड्रिंक और बियर जैसी चीज़ों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। कैसे? आइए इसे समझते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत तेल से होती है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल एक अहम समुद्री रास्ते से गुजरता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहा जाता है। ये इलाका ईरान के पास है। जैसे ही इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, दुनिया को डर होता है कि तेल की सप्लाई रुक सकती है। डर बढ़ते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। तेल महंगा होने का असर सिर्फ गाड़ियों के ईंधन तक सीमित नहीं रहता। बोतल बंद पानी और बियर की बोतलें जिस प्लास्टिक से बनती हैं, वो भी कच्चे तेल से ही तैयार होता है। जब तेल महंगा होता है तो प्लास्टिक बनाने की लागत बढ़ जाती है। कंपनियों के लिए बोतल बनाना महंगा पड़ता है और आखिर में यह खर्च ग्राहक तक पहुंच जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कच्चे तेल से ये कैसे तैयार होता है। आइए इसे भी जानते हैं। कच्चा तेल पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए मूल रॉ मटेरियल होता है, जिससे PET अर्थात पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट रेजिन तैयार किया जाता है। इस रेजिन को छोटे छोटे पैलेट्स माने दानों के रूप में बनाया जाता है ताकि इसे आसानी से फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद इन PET पैलेट्स को उच्च तापमान पर पिघलाया जाता है और विशेष मोल्ड में इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया से ढाला जाता है। इस प्रक्रिया में जो शुरुआती उत्पाद बनता है उसे PET प्री फॉर्म कहा जाता है। आकार में यह बिल्कुल प्लास्टिक टेस्ट ट्यूब जैसा दिखाई देता है,
लेकिन इससे ही आगे चलकर बोतलें बनाई जाती हैं। इसके साथ ही दवा और बियर बनाने वाली कंपनियां आमतौर पर एम्बर रंग की कांच की बोतलों का उपयोग करती हैं, क्योंकि ये बोतलें रोशनी से उत्पाद को सुरक्षित रखती हैं और उसकी गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रखती हैं। दरअसल ग्लास निर्माता अपने विशाल भट्टों को लगातार उच्च तापमान पर चलाने के लिए उनमें प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं। इन भट्टों में रेत, सोडा ऐश, चूना पत्थर और पुनर्नवीनीकृत कांच को पिघलाकर तरल कांच तैयार किया जाता है, जिसे बाद में अलग अलग मोल्ड में ढालकर बोतलों का आकार दिया जाता है। लेकिन अब युद्ध के बाद आए गैस शॉर्टेज के कारण प्राकृतिक गैस के उपयोग को लेकर नियम और सख्त कर दिए गए हैं। सरकार ने घरेलू उपयोग और कुछ चुनिंदा प्राथमिक उद्योगों को गैस आपूर्ति में वरीयता देना शुरू किया है। इसके कारण कांच उद्योग को गैस की उपलब्धता अनिश्चित और महंगी पड़ रही है। इसका असर दवाओं और साथ ही साथ बियर की कांच की बोतलों की लागत पर दिखाई दे रहा है। इस संकट से प्रभावित होने वाली दूसरी प्रमुख इंडस्ट्री हरियाणा के करनाल की राइस मिल्स है। दरअसल करनाल को लंबे समय से भारत का राइस बाउल कहा जाता है। भारत के कुल बासमती निर्यात में हरियाणा पंजाब बेल्ट का बड़ा हिस्सा है और इसका प्रमुख केंद्र है करनाल, जहां सैकड़ों राइस मिलें हैं जो दुनिया भर में भारतीय बासमती की खुशबू फैलाने का काम करती हैं। खासकर गल्फ देशों, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और कतर में करनाल का बासमती चावल एक प्रीमियम उत्पाद माना जाता है और इसकी मांग बनी रहती है। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध ने इस पूरे आर्थिक तंत्र की रफ्तार अचानक धीमी कर दी है। दरअसल पश्चिम एशिया में इजराइल ईरान युद्ध के बाद चल रहे संकट और समुद्री मार्गों पर बढ़े जोखिम के कारण निर्यात पर गंभीर असर पड़ा है। जैसे कि शिपिंग कंपनियों ने गल्फ रूट पर बीमा और फ्रेट चार्ज कई गुना बढ़ा दिए हैं, कंटेनर उपलब्धता कम हो गई है और जहाज़ों की आवाजाही धीमी पड़ चुकी है। कई निर्यात ऑर्डर टल गए हैं या अभी अस्थायी रूप से रद्द हो गए हैं। इसी वजह से करनाल की राइस मिलें अब केवल लगभग 10 से 15% क्षमता के साथ चल रही हैं। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका असर बहुत पड़ा है। ये सिर्फ चावल मिलों की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे ग्रामीण इकोसिस्टम पर भी इसका असर पड़ रहा है। कैसे, आइए इसे भी समझते हैं। सप्लाई ना पहुंच पाने के कारण और मांग कम होने के कारण मिलों की धीमी खरीद से धान की मांग लगातार घट रही है। इसीलिए बासमती धान उगाने वाले किसानों को फसल का बेहतर निर्यात भाव नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही मिलों में काम करने वाले हजारों मजदूरों की आय भी प्रभावित होगी। इसके साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, गोदाम और स्थानीय बाजारों की गतिविधि भी लगातार धीमी पड़ती जाएगी। आने वाले समय में ईरान युद्ध का असर सिर्फ तेल और महंगाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत के किसानों के लिए एक बड़ा उर्वरक संकट भी खड़ा हो सकता है। भारत अपनी खाद की ज़रूरतों के लिए काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है। देश अपने कुल उर्वरक आयात का लगभग 40% पश्चिम और मध्य एशिया के देशों से मंगाता है। इन देशों से यूरिया, डीएपी और पोटाश जैसे ज़रूरी उर्वरक आते हैं जो खेती की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन वर्तमान भू राजनीतिक तनाव और समुद्री मार्गों पर बढ़ते जोखिम ने इस सप्लाई चेन को अस्थिर कर दिया है। यदि जहाज़ों की आवाजाही धीमी होती है, शिपिंग महंगी होती है या निर्यात पर रोक लगती है, तो भारत में खाद की उपलब्धता प्रभावित होना तय है। समस्या की गंभीरता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि देश का घरेलू उत्पादन अभी भी पूरी मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में आयात में थोड़ी सी भी कमी या रुकावट सीधे किसानों तक पहुंचती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बुवाई का मौसम फिर से आने वाला है। यही वो समय होता है जब किसानों को बड़ी मात्रा में खाद की जरूरत पड़ती है। हालांकि विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत के पास अभी इस सीजन की बुवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरक का स्टॉक है, लेकिन अगर तनाव लंबा चला और शांति नहीं हुई तो स्थितियां बदल सकती हैं। ईरान जंग और होर्मुज संकट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक और संकट भारत को विदेशों से मिलने वाली रेमिटेंस पर भी मंडराने लगा है। दरअसल रेमिटेंस विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में भारत को लगभग 124 अरब डॉलर की रेमिटेंस प्राप्त हुई थी, जो विश्व में सर्वाधिक है। इनमें से आधी तो खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजी गई। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के अनुसार भारत की रेमिटेंस आमदनी खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर होती है। यदि क्षेत्र में भू राजनीतिक अस्थिरता ऐसे ही जारी रही और खाड़ी देशों में आर्थिक गतिविधियां जल्दी से जल्दी सामान्य नहीं हुई
तो इसका असर वहाँ पर रह रहे भारतीयों की आमदनी पर पड़ेगा और उसका कारण वो देश में पैसा कम भेज पाएंगे और भारत की रेमिटेंस आमदनी इससे प्रभावित होगी। यानी ईरान संकट का असर सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव देश के पूरे आर्थिक ढांचे पर पड़ा है। ईंधन की कमी से केवल फैक्ट्रियां ही उत्पादन घटाते हुए बंद नहीं हो रही हैं, बल्कि उनके साथ ही साथ उन हजारों मजदूरों के घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ने लगते हैं। इनकी रोजी रोटी उन उद्योगों पर टिकी होती है। इसका असर यहीं नहीं रुकता। उद्योग धीमे पड़ते हैं तो निर्यात घटता है, विदेशी मुद्रा की आमद कम होती है और देश की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कमजोर पड़ने लगती है। सप्लाई चेन टूटती है, कई ज़रूरी चीज़ों की कमी होने लगती है और बाजार में महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। अगर जल्द से जल्द शांति बहाली नहीं हुई तो ईरान संकट केवल ईंधन की कीमतें बढ़ाने वाला संकट नहीं है, बल्कि ये भारत की पूरी सप्लाई चेन, खेती, उद्योग, निर्यात और महंगाई का संकट बन सकता है। वीडियो पर अपनी राय आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोस और न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी अपने चैनल शब्द सांची के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।